एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सबसे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडी सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो मैंने पहले ही आपका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। वहाँ से आप अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख सकते हो। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था फिजिक्स का। तो हमारा जो भी सीरीज चल रहा है ये आपका प्रीवियस ईयर का, ये हम लोग टॉप 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को निगलेक्ट मत करना, अच्छे से तैयार कर लेना, सबको एक कॉपी में एक जगह पर लिख लेना ताकि एग्जाम से पहले आपको परेशानी ना हो, आप वीडियो सर्च ना करते रहो। आप सबका नोट्स तैयार कर लेना ताकि बस आपको सिर्फ पढ़ना हो, आपको मेहनत ना करना हो। और इस 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करना। अगर आप लोग को मन करे तो 10 क्वेश्चन के बाद ही कुछ पढ़ना स्टार्ट करना। इस 10 क्वेश्चन को आपको अच्छे से पूरा तैयार करना है, क्योंकि मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप ये 10 क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आप 5 क्वेश्चन उसमें से बनाकर ही आओगे, क्योंकि आप लोग को सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो आप लोग का 5 क्वेश्चन, आप लोग ऐसा नहीं होगा कि आप 5 क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं उसमें से। तो हम लोगों ने पहले ही 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। जिस तरह से वो हमारा पांचों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपका ये 6th क्वेश्चन भी है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जब इसमें आप लोग को आएगा कि आप लोग को 4 आप लोग को दे देगा, 4 पॉइंट देगा, चारों पॉइंट में से आपको किसी 2 पॉइंट को आपको शॉर्ट नोट आपको लिखना होगा उसका। तो हम लोग अभी चारों पॉइंट को, आपका जो चारों टॉपिक है चारों को कवर करेंगे, ताकि अगर मान लीजिए 4 टॉपिक में से अगर कोई 2 टॉपिक पे 2 आपको चेंज भी कर दे तो आप एटलीस्ट उस 2 टॉपिक को बनाने के लिए तैयार रहो। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है आपका अल्ट्रासोनिक। ये आपका 2018-2020 2 बार आपका पूछा गया है, और क्योंकि ये भी आपका इवन ईयर है तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चाहे इवन हो या ऑड हो, ये सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करना ही, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक का देखते हैं। तो द वर्ड अल्ट्रासोनिक कंबाइंस द लैटिन रूट्स अल्ट्रा meaning beyond and sonic or sound. The field of ultrasonic thus involves the use of sound waves outside the audible range for humans. These sounds have applications for imaging, detection, and navigation, from helping prospective parents get a glimpse of their unborn child to guiding submarine through the ocean. Ultrasonic can be used to join materials, as for instance in welding. Okay. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है हमारा इंट्रॉपी। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 और 20 में पूछा गया है। तो देखते हैं इंट्रॉपी क्या होता है। इंट्रॉपी तो आप लोगों को केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो इंट्रॉपी, इफ अ सब्सटेंस टेक्स इन एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू बाय अ रिवर्सिबल प्रोसेस एट ए कांस्टेंट temperature T, then Q by T is called the increase of entropy of the substance. It is defined by delta S or ये आपका del S. Similarly, if the substance gives up an amount of heat Q at a constant temperature T, then Q by T is called decrease in entropy of the substance. If the temperature of the substance does not remain constant during the process, we may consider the heat to be taken in or given up in successive small elements dq such that the temperature remains sensibly constant for each element. The change in entropy will then be delta S equals integral del dq by T. Thus, the thermal property of a body which remains constant during an adiabatic process where no heat energy is given to or taken from it is called entropy. It is denoted by S. मैं आप लोग को पहले ही बोल देती हूँ कि देखिए, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि आप लोग को सब्सिडरी के भी क्वेश्चंस मैं करवा दूँ, इस वजह से मैं करवा रही हूँ। और अगर आप लोग मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा पाऊँगी, मैं आप लोग को सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाऊँगी, तो इसलिए सॉरी। पर हो सकता है कि मेरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से आप लोग का थोड़ा टाइम तो बच जाए। आप लोग जो टाइम आप लोग क्वेश्चन ढूंढने में देते, वो टाइम आप लोग को नहीं देना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ नोट्स तैयार कर लेना और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना। और अगर नहीं समझ में आए तो यूट्यूब तो है ही आप लोग के लिए, आप लोग वहाँ पे टॉपिक सर्च कर सकते हो, या आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आपको वीडियो बता दूँगी कि आप कहाँ से आप उस टॉपिक को समझ सकते हो, ठीक है।
तो हमारा जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है आपका। तो द क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ डिसकंटिन्यूअस फेज ट्रांसफॉर्मेशन between two phases of matter of a single constituent. The vapor pressure in the water, for example, rises at a much faster rate than the system's temperature. The Clausius equation will describe this action. The temperature of a system determines the balance between a liquid and its vapor. An increase in temperature induces a subsequent rise in the vapor pressure of the liquid. The Clausius-Clapeyron equation thermodynamics is as follows: ln P2 by P1 equals delta H vaporization by R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, तो ये आपका क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन था। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो आपका था डेफिनेशन ऑफ आपको गामा, कप्पा, ईटा और सिग्मा का करना था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो ये आपका जो गामा होता है ये आपका यंग्स मॉडुलस है, कप्पा जो है ये आपका बल्क मॉडुलस है, और ईटा जो होता है वो आपका होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और सिग्मा जो ये आपका है ये है आपका पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो हम लोग अब इन सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। यहाँ पे तो आपको डिफाइन करने को दिया है, पर एक साल में मैंने देखा था उसमें आपको रिलेशन भी बताने को था कि आपको इन सभी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सब में आपको रिलेशन निकालना है। तो वो वाला भी ऐसे उतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग अपना एटलीस्ट इतना भी तैयार कर लो, उतना काफ़ी होगा आपके लिए। तो देखिए यंग्स मॉडुलस क्या होते हैं। यंग्स मॉडुलस का आपका ये डिफाइन होगा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस गिवन द इलास्टिसिटी लिमिट इज मेंटेन्ड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई गामा। यंग्स मॉडुलस गामा इक्वल्स FL बाई A डेल्टा L। इसका यूनिट होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऐसा यूनिट होता है पास्कल। आप लोग डिफाइन करने को अगर आए आप लोग को, तो आप लोग इसी तरह से अच्छे से पॉइंट वाइज सबका हेडिंग देकर अच्छे से करना, साफ साफ आप लोग लिखना, ताकि टीचर को दिखे कि आप लोग भाड़ा नहीं डाल रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो सबके सॉल्यूशन को। ऐसा नहीं है कि आप लोग को सिर्फ पेज भरना होता है, आप लोग को प्रॉपर आंसर देना होता है, तब आप लोग को जाके नंबर मिलता है। अगर आप लोग सिर्फ पेज फिल करोगे तो उससे आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको टू द पॉइंट अच्छे से आपको आंसर लिखना पड़ेगा आपको, अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो हमारा सेकेंड आपका है बल्क मॉडुलस। तो इट इज़ डिनोटेड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज बल्क मॉडुलस कप्पा इक्वल्स माइनस P बाई डेल्टा V बाई V। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है हेयर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर वेरिएशन एंड वॉल्यूम वेरिएशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव टू ईच अदर। ठीक है, ये आपका बल्क मॉडुलस का था। अब हमारा 2 पॉइंट और बचा, एक आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और एक आपका पॉइजन्स रेशियो। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है आपका, इट इज़ ऑल्सो कल्ड शेयर मॉडुलस, इसको हम लोग शेयर मॉडुलस भी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाई ईटा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल्स होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस शेयर, और स्ट्रेन इक्वल्स F बाई A बाई थीटा। ठीक है, फिर आपका पॉइजन्स रेशियो सिग्मा, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, ऑल्सो इट इज़ डिनोटेड बाई सिग्मा। पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स डेल्टा D बाई D डेल्टा L बाई L, जहाँ पे D आपका जो होता है वो डायमीटर और चेंज इन डायमीटर, डेल्टा D, और ये आपका डायमीटर होता है। ठीक है, तो अब हम जो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका है राइट फोरियर थ्योरम एंड डिस्कस द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इट्स कोफिशिएंट, अप्लाई इट टू द केस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ प्लग्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो कई जगह पे आपको इवैल्यूएशन ऑफ इट्स कोफिशिएंट दिया हुआ है, कई जगह पे सिर्फ आपको सिर्फ ये आपको जब प्लग्ड स्ट्रिंग के केस में आपको उसका फोरियर थ्योरम का आपको निकालना होता है, अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप 16, 17, 18, 20 सब में पूछा गया है ये सवाल, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है आपका। तो चांस है कि आपका इस साल भी पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार करोगे। आप लोग को बस 10 क्वेश्चन तैयार करना है, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा तैयार ही नहीं करना है आपको। और अगर आप एक्स्ट्रा में करना चाहो तो जैसे मैंने बोला था कि आप कार्नोट इंजन वाला जो है आपका वो आप तैयार कर लेना, उससे ज़्यादा। और एक आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है,
ये सब आप देख लेना, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग अगर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते, अगर आप लोग के पास टाइम बचता है कि आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, अपने दिमाग में उससे ज़्यादा भी बैठा सकते हो, तो एक माइकलसन मॉडल है आपका एक्सपेरिमेंट है, आप वो भी देख लेना, वो ईजी भी है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो करवा दूँगी, पर इतना टॉप या फिर 10 क्वेश्चन होगा ना उतना काफ़ी होगा। अगर आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलोगे तभी मैं करवाऊंगी, नहीं तो मैं इतना ही पे छोड़ दूंगी आपका, ठीक है। तो देखिए फोरियर्स थ्योरम क्या है हमारा, एनी कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ समेशन ऑफ simple harmonic terms having frequencies which are multiple of that of the given function. Thus, any complex sound of frequency n can be analyzed into a number of pure turns of frequencies n, 2 and 3n and appropriate amplitude. Mathematically, the Fourier theorem can be expressed as y equals f omega t equals a naught plus a1 cos omega t plus a2 cos 2 omega t plus a3 cos 3 omega t plus ar cos r omega t plus b1 sin omega t plus b2 sin 2 omega t plus b3 sin 3 omega t प्लस डॉट 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 बी आर साइन आर ओमेगा टी। इसका थोड़ा सा आपका प्रूफ जो है आपका इसमें थ्योरी पोर्शन जो आपको लिखना है वो आपको थोड़ा ज़्यादा है, और थोड़ा सा इसका आपका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा लंबा है, पर फिर भी ये क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। 10 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है, 10 क्वेश्चन में आप अपने एग्ज़ाम को अगर पास कर लो तो 10 क्वेश्चन काफ़ी कम है, ठीक है। जहाँ पे आपको किताब पढ़ना पड़ता है उसमें सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन तैयार करना है, तो इस एटलीस्ट इस 10 क्वेश्चन को तैयार कर लेना, अब एग्जाम में आपको टाइम है। फिर वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स पीरियोडिक मोशन और फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई। Thus, the complex motion is the sum of sine and cosine component of amplitude a1, a2, a3 dot 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 b1, b2, b3 dot 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 and frequencies which are multiples of omega by 2 pi. A naught is a constant representing the displacement of axis of vibration curve from the axis of coordinates. In order to use this theorem for analyzing a complex wave, we have to evaluate constant a naught, ar and br. हम लोग को कोफिशिएंट जो निकालना था वो यही है आपका ए नॉट, ए आर और बी आर, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, तो ए नॉट को कैसे इवेलुएट करेंगे हम लोग, लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 1 बाई डी टी। हमारा इक्वेशन 1 क्या था, हमारा इक्वेशन 1 जो है आपका ये है, इसी में हमारा जो आपका ए नॉट, ए वन और बी आर है आपका, इसको कोफिशिएंट आपको निकालना है ए नॉट, ए आर और बी आर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन 1 है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपका डी टी से और उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग इंटीग्रेट करना है हम लोग को 0 से t तक और dt से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका y इंटीग्रल 0 to t y dt और इक्वस आपका जहाँ जहाँ यहाँ सब में क्या लग जाएगा, यहाँ पे सब इंटीग्रल 0 to t dt सब में आपका लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए नॉट इंटीग्रल 0 to t dt प्लस a1 इंटीग्रल 0 to t cos ओमेगा t dt प्लस डॉट 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 ए आर इंटीग्रल 0 to t cos r ओमेगा t dt प्लस b1 इंटीग्रल 0 to t sin ओमेगा t dt प्लस डॉट 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 बी आर इंटीग्रल 0 to t sin r ओमेगा t dt इक्वल्स क्या हो जाएगा ए नॉट टी, क्योंकि बिकॉज ऑल अदर टर्म्स आर जीरो, क्योंकि सारे टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस बचेगा क्या आपका ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। और फिर आपका आगे में आपका क्या हो जाएगा, आगे में आपका ये आपका ए नॉट हो जाएगा और इक्वल्स हो जाएगा आपका 1 बाई टी ए नॉट, और ये टी आपका इधर साइड आपका एल एच एस में जाएगा, तो एल एच एस का आप तो इसको हम लोग फिर टर्न कर दे रहे हैं इक्वेशन को, तो ये आपका 1 बाई टी इंटीग्रल 0 to t y dt हो गया आपका, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो आपका ए नॉट का वैल्यू है हम लोग वो निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे हमारा ए आर निकालेंगे, तो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कॉस आर ओमेगा टी डी टी एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to t। तो पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पिछले बार इक्वेशन 1 में सिर्फ डी टी से मल्टीप्लाई किया था एल एच एस और आर एच एस में, और उसको हम लोग इंटीग्रेट किए थे 0 से t तक। फिर इस पर आपको कॉस आर ओमेगा टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है और उसको इंटीग्रेट कहाँ करना है 0 से t तक। तो अगर आप देखोगे तो आपका इवैल्यूएशन इजी है, आपको बस थोड़ा सा आपको जो फोरियर थ्योरम है उसको डिस्क्राइब करने में आपको स्टेटमेंट है, अदरवाइज आप इवैल्यूएशन देखो कितना ज़्यादा इजी है। अगर आपको याद रहे कि फर्स्ट वाले में, अच्छा फर्स्ट वाले में हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों साइड डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t तक, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। वैसे ही आप जब
आपका जो ए आर को इवैल्यूएशन के लिए अगर आप लोग को याद होगा कि अच्छा तो दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं कॉस आर ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या करते हैं उसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से टी तक। तो देखो तो फिर हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप बस याद रखोगे कि आपका ये फर्स्ट स्टेप अगर आपको सबका याद रहेगा ना तो आप इसका फाइनल वाला जो आंसर है वो भी आप निकाल लोगे काफ़ी आसानी से। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा। आपको सिर्फ फोरियर्स थ्योरम के थोड़े स्टेटमेंट को देखना होगा और अगर आप लोग फोरियर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को 3 से 4 बार पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि ये वो भी स्टेटमेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। तो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कॉस आर ओमेगा टी डी टी। तो इक्वेशन 1 को क्या करेंगे कॉस आर ओमेगा टी डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग 0 से टी तक। तो हम लोग को मिल जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा वाई कॉस आर ओमेगा टी डी टी और 0 टू टी और ये हो गया आपका ए नॉट इंटीग्रल 0 टू टी कॉस आर ओमेगा टी डी टी प्लस A1 0 टू टी कॉस ओमेगा टी कॉस आर ओमेगा टी डी टी प्लस डॉट 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 प्लस AR इंटीग्रल 0 टू टी कॉस स्क्वायर आर ओमेगा टी डी टी प्लस B1 इंटीग्रल 0 टू टी साइन ओमेगा टी प्लस इंटू कॉस आर ओमेगा टी डी टी प्लस डॉट 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 BR प्लस इंटीग्रल 0 टू टी साइन आर ओमेगा टी कॉस आर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो ये तो हम लोग बस मल्टीप्लाई कर दिए हैं और उसको सबको अलग अलग तोड़ दिए हैं। अब आगे देखते हैं तो आगे क्या हो जाएगा ये आपका फिर हम लोग को क्या हो जाएगा सारी टर्म्स जो है आपके वो 0 हो जाएंगी। बचेगा क्या हमारा सिर्फ आपका जो ये फर्स्ट वाला टर्म जो आपका ये जो AR वाला टर्म जो है आपका AR इंटीग्रल 0 टू टी कॉस स्क्वायर आर ओमेगा टी टी जो है वो AR वाले टर्म को छोड़ के और सारे टर्म क्या हो जाएगा सारा टर्म आपका 0 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे उसको इंटीग्रल 0 टू टी वाई कॉस आर ओमेगा टी ये आपका LHS में जो था वैसे ही हम लोग लिखे हैं और आपका कॉस स्क्वायर आर ओमेगा टी को हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे किए हैं। ये आपको लिख सकते हैं ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का है तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं वो आपका होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फॉर्मूला पे तोड़ दिए हैं आपका 1 प्लस कॉस 2 आर ओमेगा टी डी टी के फॉर्मूला पे तोड़े हैं प्लस AR/2 इंटीग्रल 0 टू टी प्लस इंटीग्रल 0 टू टी कॉस 2 आर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर दिए तो हम लोग को ये आ जाएगा आपका क्योंकि कॉस यहाँ पे कॉस आर ओमेगा टी डी टी का जो वैल्यू होगा ये आपका 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा AR/2 और ये आपका जब लिमिट हटाओगे तो T आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा AR का वैल्यू क्या आ गया AR का जो है आपका वैल्यू वो आ गया आपका 2/T इंटीग्रल 0 टू टी वाई कॉस आर ओमेगा टी डी टी। तो कितना ज़्यादा ईजी है ना इसको निकालना। तो हम लोग फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा इवेल्युएट करेंगे वो हमारा हम लोगों ने A0 कर लिया है और क्या AR कर लिया है। अब हम लोग को BR को करना है। ठीक है, तो BR को देखो तो हम लोग क्या करेंगे अब इक्वेशन 1 में दोनों साइड साइन आर ओमेगा टी डी टी से करेंगे और फिर वही सेम प्रोसेस इंटीग्रेट करेंगे कि क्या से 0 से T तक करेंगे। तो आप लोग को दिख रहा होगा कितना ज़्यादा आसान है। ये फर्स्ट वाले में हम लोगों ने क्या किया था फर्स्ट वाले में हम लोगों ने दोनों साइड पहले टी से मल्टीप्लाई कर दिया था और उसको 0 से T तक उसको इंटीग्रेट कर दिया था। सेकंड वाले में हम लोगों ने क्या किया दोनों साइड कॉस आर ओमेगा टी डी टी से मल्टीप्लाई किया पहले और उसके बाद फिर उसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया 0 से T तक। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो फर्स्ट वाले में आपका जैसे हम लोग को A0 निकालना था तो हमारा जो सिर्फ कांस्टेंट A0 वाला टर्म था उसको छोड़ के सब आपका वैल्यू 0 आता है। सेकंड वाले में जैसे हम लोग को AR का कोफिशिएंट निकालना था तो AR के कोफिशिएंट वाले टर्म को छोड़ के सारे कोफिशिएंट का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा और सिर्फ आपका AR वाला टर्म जो है वो आपका बचता है। उसी तरह से आपका अगर हम लोग देखो BR का करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा प्रोसीडिंग एज अबव वी गेट। अगर हम लोग इसी तरह से अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं क्योंकि इस ऊपर वाले में हम लोग को कॉस आर ओमेगा टी डी टी से करना था और इस वाले में क्या करना है हम लोग को साइन आर ओमेगा टी डी टी से करना है। तो बात तो बराबर ही है। तो हम लोग को BR का वैल्यू क्या मिल जाएगा BR का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 2/T इंटीग्रल 0 टू टी वाई साइन आर ओमेगा टी डी टी। इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 4 कंसिडर कर लेंगे। तो द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ A0 AR एंड BR कैन बी यूज टू एनालाइज अ गिवन वेव फॉर्म। तो हम लोग को जो कोफिशिएंट हम लोग को निकालना था वो तो हम लोग का निकल गया ना। तो और ये जो हमारे कोफिशिएंट्स जो हम लोग को आए हैं इन सभी का यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं किसी गिवन वेव फॉर्म को एनालाइज करने के लिए हम लोग इन सभी कोफिशिएंट्स के वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फॉर प्लग्ड स्ट्रिंग। ये तो हमारा आप अगर इस क्वेश्चन को भी चाहो तो आप इसको 3 तरह में तोड़ सकते हो 3 पार्ट में तोड़ सकते हो। फर्स्ट तो आपका है कि आपको फोरियर थ्योरम एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेकंड जो है आपको कोफिशिएंट्स निकालना है
फोरियर थ्योरम में जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं उनका वैल्यू निकालना, और थर्ड जो है आपका वो आपका प्लग्ड स्ट्रिंग के लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये प्लग्ड स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। कोफिशिएंट वाला है तो आपको 1-2 साल पूछा हुआ है, पर आप लोग तैयार कर लेना। इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी डिफिकल्ट है जो इसको आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। आप फोरियर थ्योरम को थोड़ा मोड़ा, अगर आपको मान लो फोरियर थ्योरम अगर आपको याद भी नहीं रहा, आप अगर कोफिशिएंट वाला अगर आ गया तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं सॉल्व करोगे आप उसका डिफाइन नहीं कर पाओगे, पर अगर आप कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेते हो तो आपको क्या होगा, आपको एटलीस्ट आधा नंबर तो मिल ही जाएगा ना आपको। तो आपको इतने को तैयार करना है। देखो तो हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग को प्लग्ड स्ट्रिंग के लिए देखना है। ये प्लग्ड स्ट्रिंग वाला टॉपिक भी हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपका। तो देखते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ये जो है हमारा, आप मान लो हमारा जो पी क्यू है एक फिक्स्ड एंड पे है आपका, ये जो आपका स्ट्रिंग है जो एक 2 फिक्स एंड पे आपका ये क्या है फिक्स किया गया हुआ है। जैसे ये मान लो फिक्स है, अगर ये इलास्टिक होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग खींच रहे हैं प्लग्ड स्ट्रिंग, इसका मतलब हम लोग इसको खींच कर कहाँ तक लेके जा रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से खींच रहे हैं और खींच कर हम लोग इसको आर तक लेके जा रहे हैं। तो हम क्या हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। जब इसको हम लोग रिलीज़ करेंगे, जब कोई स्ट्रिंग होगा और उसको जब हम लोग खींच कर रिलीज़ करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो व्हेन द स्ट्रिंग, देखो पहले हम लोग लिखेंगे अ स्ट्रिंग पी क्यू इज़ फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। पी क्यू जो है वो क्या है, दोनों एंड से ये जो है आपका फिक्स्ड है। उसके बाद क्या करेंगे, सेट इनटू वाइब्रेशन बाय रिलीजिंग इट, हम लोग उसको रिलीज करके उसको खींच के लेके जाएंगे। इट इज़ प्लग्ड एट ओ, यहाँ पे अगर मान लो एट ये आपका कोई पॉइंट ओ है तो ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ओ से हम लोग इसको प्लग कर रहे हैं और कहाँ तक लेके जा रहे हैं, आर तक ले जा रहे हैं, और फिर उसको छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट आर लेट पी ओ बराबर डी, जब ओ को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा स्ट्रिंग पी क्यू है उसको जब हम लोग आर तक इसको पॉइंट ओ से हम लोग आर तक इसको क्या कर रहे हैं, जब खींच रहे हैं तो मान ले रहे हैं कि हम लोग का पी ओ जो हम लोग का उस वक्त डिस्टेंस था वो क्या था, डी था, और हमारा 1 मिनट ओ आर जो है हमारा वो क्या है, हाइट एच, मतलब हम लोगों ने उसको खींच कर कहाँ तक लेके गया था, उसको एच हाइट तक उसको खींचा था। और फिर देयर फॉर एट दैट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस पे हमारा एक्स क्या होगा, एक्स जो है हमारा डी हो जाएगा, और वाई क्या होगा हमारा, वो एच हो जाएगा, ठीक है। एक्स हमारा डी हो गया, एक्स हमारा डी हो गया, और वाई क्या हो गया, वो हमारा एच हो गया, वाई क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। हेंस द रिलेशनशिप फॉर ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम पी टू ओ, पी से ओ तक सारे पॉइंट्स का रिलेशन हम लोग किस तरह से देंगे, वो होगा आपका वाई बाई एक्स इक्वल्स एच बाई डी से हम लोग इसको देंगे, ठीक है। एंड फॉर ऑल पॉइंट्स बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के सारे पॉइंट्स के बीच के अगर हम लोग को देना होगा तो हम लोग क्या देंगे, वो हो जाएगा आपका y इंटू, ये आपका पूरा जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो है आपका l, ठीक है, ये आपका क्या है, l है। तो ये क्या हो जाएगा, y बाई एल माइनस एक्स इंटू एच इंटू एल माइनस डी से हम लोग करेंगे, वेयर एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ऊपर वाला जो था आपका, ये पी टू ओ के बीच का हम लोग को रिलेशन मिल गया आपके 2 पॉइंट्स के बीच का। और नीचे वाला जो है आपका ओ क्यू जो है, ओ और क्यू है आपका जो पॉइंट है, ओ और क्यू इन दोनों पॉइंट के बीच का रिलेशन हम लोग को क्या मिल गया, वो मिल गया हम लोग को वाई बाई एल माइनस एक्स इक्वल्स आपका एच बाई एल माइनस डी, ठीक है। आफ्टर प्लकिंग वेव्स आर सेट अप इन द स्ट्रिंग एंड रिफ्लेक्टेड एट द बोथ द एंड्स गिविंग राइज टू वाइब्रेशन which is represented by the Fourier series expansion which incorporates, इसको हम लोग क्या करेंगे, Fourier series expansion से दिखाएंगे, which incorporates साइन एंड कोसाइन टर्म। तो ये जो है हमारा ये फोरियर थ्योरम का आपका जनरल एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका y इक्वस सिग्मा आर समेशन ओवर r इक्वस 1 टू इन्फिनिटी साइन r पाई x बाई एल, ये आपका पी आर कॉस आर पाई वी टी बाई एल प्लस क्यू आर साइन आर पाई वी टी बाई एल। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो हम लोगों ने जो आपका ए नॉट और ए आर निकाला था ना, ए आर और आपका क्या निकाला था हम लोगों ने, बी आर निकाला था, वही आपका पी आर और क्यू आर है, ठीक है। तो देखो ये आपका पी आर क्या है, पी आर जो है आपका वो होता है आपका 2/L इंटीग्रल 0 to 1 वाई आर साइन 2 r पाई एक्स बाई एल डी एक्स। और क्यू आर क्या होता है, क्यू आर होता है आपका 2/r पाई वी इंटीग्रल 0 to 1 वाई आर साइन r पाई एक्स डी एक्स। तो मैंने जिस तरह से लिखा है आप लोग भी उसी तरह से तैयार करना है, ठीक है।
आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना है कि क्वेश्चन का हो सकता है सॉल्यूशन गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत देर तक रिसर्च करके अपना बहुत टाइम आप लोग के लिए इस पर दिया है, ठीक है। तो आप लोग बस, आप लोग का एक ही काम है, इसको नोट करके आप लोग अपने दिमाग में घुसाओ, और दिमाग आप लोग कहीं भी मत लगाना, क्योंकि आप लोग के पास अभी टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो सर्च करने में, ठीक है। एज वाई इक्वल जीरो एंड एट टी इक्वल जीरो, जब वाई का वैल्यू जीरो होगा तो कब एट टाइम टी इक्वल जीरो वाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर जो है आपका वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर क्या होगा, क्यू आर वो भी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। एट टी बराबर जीरो वाई का वैल्यू क्या होगा, वो जीरो होगा। और तो आर क्यू क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक एक्सटेंड ही नहीं किया होगा, टाइम टी पे ही आपका एक्सटेंड हुआ है ना। एट जीरो, एट टाइम, अगर टाइम का वैल्यू जब हमारा एट टाइम इक्वल टी इक्वल जीरो, हमारा ये क्या था, हम लोग को एक्सटेंड नहीं था, ये आपका जो स्ट्रिंग था वो ऐसे ही था, उसको हम लोगों ने उस वक्त तक खींचा नहीं था, ठीक है। तो एट ये क्या हो गया, आर क्यू हमारा उस वक्त जीरो था, ठीक है। देयरफॉर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा आपका समेशन ओवर आर इक्वल्स 1 to इन्फिनिटी साइन आर पाई एक्स बाई एल पी आर कॉस आर पाई वी टी बाई एल, ठीक है। और आपका वेयर यहाँ पे P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे R की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो R की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो P1 हो जाएगा क्या, 2/L इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे R की जगह पे 1 तो Y हो जाएगा साइन, फिर ये R की जगह पे अगर 1 डालें तो ये क्या हो जाएगा पाई एक्स बाई एल, ठीक है, या R पाई एक्स बाई एल टी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, आपका P1 का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, देखो एज वाई बाई एक्स इक्वस एच बाई डी हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है, तो यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच एक्स बाई डी आ जाएगा फॉर पॉइंट लाइंग बिटवीन P एंड O। हमारा ये पॉइंट जो P और O के बीच में लाई करता है उसके लिए हमारा था y बाई एक्स इक्वस एच बाई डी, और O और Q के बीच में जब लाई करता है तो उसके लिए हमारा था y बाई एल माइनस एक्स इक्वस एच बाई एल माइनस डी, ठीक है। फिर देखो एंड y बाई 1 माइनस एक्स इक्वस एच बाई 1 माइनस डी फॉर और y इक्वस, सॉरी ये 1 नहीं है, ये l है, l माइनस एक्स है, l माइनस डी है, l और ये l, ठीक है। तो एंड y बाई एल माइनस एक्स इक्वस एच बाई एल माइनस डी, और y इक्वस क्या होगा, h इंटू एल माइनस एक्स बाई एल माइनस डी फॉर पॉइंट्स बिटवीन o एंड q। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को पी आर का वैल्यू आ जाएगा आपका, हम लोग क्या करेंगे, पी आर में आपका y का जहाँ जहाँ वैल्यू होगा y के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे आपका, इसके लिए x बाई डी पुट करेंगे, और पी आर के जगह पे हम लोग x बाई डी पुट कर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एक बार y x बाई डी पुट करेंगे, और x बाई हम लोग एक बार हम लोग l माइनस एक्स बाई एल माइनस डी पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और हमारा h भी तो है, पर यहाँ पे h दोनों में है, तो h क्या हो जाएगा, कॉमन होके निकल जाएगा बाहर आपका, और तो ये हो जाएगा आपका 2h बाई एल इंटीग्रल 0 to 1 x बाई डी साइन आर पाई एक्स डी एक्स बाई एल प्लस इंटीग्रल 0 to 1 एल माइनस एक्स एल माइनस डी साइन आर पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका ये हो गया आपका 2h L² बाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर एल माइनस डी इंटू साइन आर पाई डी बाई एल, और इसका जनरल, देयरफॉर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय, कैसे देंगे हम लोग, y इक्वल्स आपका आ जाएगा 2h L² आपका पाई स्क्वायर डी इंटू एल माइनस डी इंटीग्रल, सॉरी समेशन ओवर r इक्वल्स 1 to इन्फिनिटी 1 बाई आर स्क्वायर साइन आर पाई बाई 2 इंटू साइन आर पाई एक्स बाई एल कॉस आर पाई वी टी बाई एल। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आज भी हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन किया है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोग उसी तरह से तैयार करते जाना, नहीं तो एक बार में अगर आप तैयार सोचोगे कि एग्ज़ाम से पहले मैं देख लूँगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा देगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना बड़ा बड़ा है। तो मैं जैसे जैसे वीडियो डाल रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी अपना तैयार करते चलना, बिल्कुल भी आलस मत करना कि एग्ज़ाम के दिन तक के लिए तो बिल्कुल वेट मत करना कि एग्ज़ाम का दिन आएगा तो फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, या उससे 2-3 दिन पहले स्टार्ट करेंगे। उस तरह से करोगे तो फिर आपका सब कुछ दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा। अगर अभी आप लोग नोट करते हो तो एटलीस्ट आप लोग एक बार देखोगे, एक बार रीड करोगे तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, फिर जब 3-4 दिन के बाद फिर से पढ़ोगे तो फिर थोड़ा दिमाग में रहेगा, और एग्ज़ाम में अब टाइम ही कहाँ है आप लोग का। तो आई होप कि आप लोग के लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा,
और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कई सारे लोग होंगे जिनको इन चैनल के बारे में अभी तक पता नहीं होगा, तो उन लोगों को भी बताइए। और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।